दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पंजाब के भीतर जिस तरीके से सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार वहां पर कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से उलझन का दौर इस वक्त में जारी है, एक के बाद एक इस्तीफों की पेशकश वहां पर की जा रही है। पहले दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा दिला करके पंजाब की कमान सौंपी जाती है, लेकिन वो कमान जैसे ही सौंपी जाती है विरोध शुरू हो जाता है। और दोस्तों विरोध करने वाले भी वही लोग हैं जो एक वक्त पर ये चाह रहे थे कि वहाँ पर कैप्टन युग का अंत हो और हमारे लोग अब पंजाब के मुख्यमंत्री बने, पंजाब की कमान संभालें। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसके मस्तिष्क की ये उपज था। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के भीतर दोस्तों कांग्रेस के कैप्टन थे, एक तरीके से वहाँ पर अध्यक्ष थे, उनके ऊपर ही दोस्तों ये जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को आगे लेकर के जाए। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन साहब का मुखर तौर पर विरोध किया और उस विरोध के बाद जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बदला और अंत में ये स्थिति बनी कि कैप्टन साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उस इस्तीफे के बाद दोस्तों आप सभी के याद होगा कि कैप्टन साहब ने किस तरीके से ये कहा था कि सिद्धू अपना मंत्रालय नहीं संभाल पाए तो ये देश कैसे संभालेंगे। सिद्धू एक अराजक व्यक्ति है, यानी कि इस तरह के व्यक्ति है कि एक जगह टिक नहीं सकते, असंतुलित व्यक्ति है। कहीं ना कहीं दोस्तों उस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने उस पूरी अंतर्कलह को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों विवाद को कहा जाता है कि विवाद के सिर पैर नहीं होते और राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता और न ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। और दोस्तों यही हुआ, सिद्धू के पक्ष में इस्तीफे भी आए। रजिया सुल्तान दोस्तों जो मंत्री थी पंजाब सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा दोस्तों कोषाध्यक्ष महोदय ने भी वहाँ पर इस्तीफा दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गुजराल इंद्र चहल ने भी दोस्तों इस्तीफा दिया। तो इस तरीके का पूरा घटनाक्रम सिद्धू के पक्ष में 2 या 3 लोगों ने इस्तीफा दे करके ये दिखाने का एक तरीके से प्रयास किया कि पंजाब का पावर सेंटर अब यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए नहीं, अपितु पिछले दरवाजे से नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए चलना चाहिए। और इसी अंतर्कलह में दोस्तों आप सभी के याद होगा कल जिस तरीके से इस्तीफे के बाद, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद लगातार उनको मनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सिद्धू साहब को मनाया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिद्धू का जो खेमा है उसका भी अपना एक लॉजिक है, अपना तर्क है कि विभागों के बंटवारे में उनको मंत्रियों को बनाने में उनकी राय नहीं ली गई कि किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाए और उनके लोगों को अच्छा मंत्रालय और अच्छा मलाईदार पद नहीं दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिद्धू की वह टीस भी नज़र आती है जिसमें वो ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर कैप्टन साहब का विरोध हुआ वो पूरा इसीलिए था कि वहाँ पर सिद्धू चेहरा बन जाए। और दरअसल दोस्तों विधानसभा चुनाव आने वाले हैं पंजाब के भीतर, तो ऐसे में यदि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस जाती है, पंजाब के भीतर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं यदि पार्टी चुनाव जीतती है, उस जीत के बाद चरणजीत सिंह चन्नी से ये कह पाना कि आप अपने पद से हट जाइए वास्तव में हाईकमान के लिए मुश्किल होगा। और ऐसे में दोस्तों पूरे इस घटनाक्रम को सोल्व करने का प्रयास जारी है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता, इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पर एडवोकेट्स जनरल बनाए गए हैं पंजाब के भीतर, उनसे भी सिद्धू साहब नाखुश नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको हटवाने के लिए दोस्तों APS देओल को लगातार सिद्धू साहब मुहिम चला रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी जो पसंद के जो अधिकारी है दरअसल इन पदों पर बैठे विराजमान हो, उनके इशारे पर पूरा घटनाक्रम हो। लेकिन देखना यह है दोस्तों कि इस पूरे समीकरण का
इस पूरे नाटकीय मोड़ का, इस ड्रामे का कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर हाईकमान को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सिद्धू साहब को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें मनीष तिवारी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा महत्व दिया गया और कांग्रेस पार्टी के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस बात पर भी मंथन करने के लिए वहाँ पर कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि लगातार पार्टी के भीतर से नेता क्यों जा रहे हैं। इसमें दोस्तों गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लुई जिनो फलेरियो ने भी दोस्तों वहाँ पर टीएमसी का दामन थाम लिया है। दरअसल इस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार, यदि उसके पुराने जो स्थापित नेता है पार्टी को लगातार छोड़ते रहेंगे तो क्या स्थिति पंजाब या फिर दोस्तों दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बन जाएगी। कैसे बिना चेहरे के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कन्हैया कुमार के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरीके से जेएनयू प्रकरण से वो विवादों में आए और उन विवादों के बाद बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उनकी हार के बाद भी दोस्तों लगातार उनकी जो राजनीतिक गर्मी थी वो ठंडी नहीं हुई और कहीं ना कहीं कल कांग्रेस का दामन थाम ही लिया। इससे भी दोस्तों 2 या 3 तरह की बातें कांग्रेस के लिए सामने उठ कर के खड़ी हो जाती है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार के भीतर कन्हैया कुमार को प्रमोट करके कहीं ना कहीं भाजपा को अपंग बनाया जाए, कमज़ोर किया जाए एक तरीके से। क्योंकि दोस्तों इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर बिहार के भीतर सबसे लोकप्रिय चेहरा है वो है नीतीश कुमार जेडीयू से। और दोस्तों भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार इस वक्त में बिहार के भीतर में है। और आरजेडी की यदि बात की जाए तो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव एक चेहरा है। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि दोस्तों राजनीति में कभी ये पता नहीं चलता कि कौन नेता क्या बयान दे जाए। जैसा कि आप सभी ने कैप्टन के बारे में भी सुना कि कैप्टन मंगलवार तक यही कहते हुए सुने जा रहे थे कि मैं तो अपने कपड़े लेने और अपने सामान लेने दिल्ली आया हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि वह अमित शाह से मिलने आज उनके आवास पर पहुँच गए, उनसे बातचीत की। और दोस्तों जिस तरीके से वहाँ पर सियासी समीकरण बना, तो ये राजनीति भारत के भीतर बड़ी खतरनाक चीज़ है जिसमें ये पता नहीं चलता कि कब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस तरीके से कांग्रेस बिहार के भीतर या फिर दोस्तों दूसरे राज्यों के भीतर कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, या फिर यूँ कहूँ कि गुजरात के भीतर हार्दिक पटेल, इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों को आगे करके प्रमोट करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ये देखना होगा कि हमारे देश के भीतर राष्ट्रवाद वास्तव में सबसे बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों किसी भी देश के लिए राष्ट्रवाद से बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति पर एक तरीके से इस तरह की उसकी छवि बन जाए कि वो देश विरोधी तत्वों के साथ है, तो उसका कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी में वो जाता है, मेरे निजी विचार दोस्तों यहाँ पर ये है कि उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है उस पार्टी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को इस चीज़ से बचना चाहिए था कि जो चेहरा विवादों में है, जिस पर आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उसको अपनी पार्टी में शामिल करने से बचना चाहिए था। हालांकि सज़ा देना और उसको आरोपित पूरी तरीके से बनाना एक गवाहों का और अदालती कार्रवाई का एक हिस्सा है। लेकिन पार्टियों को इस तरह के लोगों से किनारा करना चाहिए यदि पार्टी राष्ट्रहित में सोचना चाहती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की छवि को पंजाब से लेकर के बिहार तक और कमज़ोर करने का कार्य करेंगे, क्योंकि एक मुद्दे के अक्सतले सभी मुद्दे दब जाते हैं। आप कितनी भी सुंदर बातें, कितना भी सुंदर वाक्य क्यों न बोल ले, लेकिन यदि जनता के दिल में
आपके प्रति एक ऐसी भावना पैदा हो गई है, वैमनस्य आपके प्रति जनता के मस्तिष्क में भर चुका है, तो आपके लिए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को पंजाब का दूसरा समीकरण भी समझाना चाहूँगा। पंजाब के भीतर जिस तरीके से कैप्टन साहब अलग हो चुके हैं और उन्होंने कहा भी था कि मैं भाजपा में जा सकता हूँ, मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं और सिद्धू मुझे राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि सिद्धू नवाज शरीफ, इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के प्रमुखों से मिलते हैं, उनके दोस्ताना रिश्ते हैं। दरअसल दोस्तों, क्रिकेटर के तौर पर रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर जब आप देश की राजनीति में उतरते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, किनारा करना चाहिए। सिद्धू साहब आगे क्या करेंगे ये तो उन पर ही दोस्तों निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कैप्टन साहब तो आज अमित शाह से मिल ही चुके हैं। अमित शाह ने उनसे क्या बात की ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल कर के मीडिया से या फिर यूँ कहूँ कि ऐसे लोगों से निकल कर के आ रही है जो कैप्टन साहब के करीबी है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा के जरिए भाजपा उनको साधने का प्रयास करेगी, एक तरीके से राज्यसभा में भेज करके उनको कोई बेहतरीन सा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त में किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने किसानों का समर्थन किया था, किस तरीके से गृह मंत्री से भी या फिर प्रधानमंत्री से भी लगातार संवाद किया, लगातार ये समझाने का प्रयास किया कि किसान आंदोलन निरर्थक नहीं है। और जो आज खबरें निकल कर के सामने आई इस मुलाकात के बाद कि कहीं ना कहीं अमरिंदर साहब ने प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी दोस्त हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको ये समझाने का प्रयास किया कि कृषि कानूनों पर बातचीत होनी चाहिए और एमएसपी को कानूनी अमलजामा पहनाना चाहिए और इसके अलावा कानूनों के दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से सांकेतिक तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कैप्टन साहब ने संकेत दिए कि वो किसानों के भी साथ हैं और दूसरी तरफ दोस्तों वो अपने अपमान को भी नहीं भूलें। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर के एक अच्छा सा पोर्टफोलियो स्वीकार करके कहीं ना कहीं अपने अपमान का भी बदला लेना चाहेंगे कांग्रेस से, पूरी दिखाना चाहेंगे कि उनकी शक्ति कितनी है, उनके बिना किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर कांग्रेस से उनका चला जाना कितना बड़ा एक विस्फोटक सामग्री कांग्रेस के लिए, विस्फोटक घटनाक्रम कांग्रेस के लिए है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वो बताना चाहें। अब दोस्तों, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को मैनेज करती है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जिस तरीके से मतभेद हुआ, कैप्टन साहब अब समझौता करें। समझौते का यदि यहाँ पर आप सार निकालने का प्रयास करें तो समझौता कई तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री के पद से हटा करके कहीं ना कहीं वहाँ पर कैप्टन साहब को उस पद पर आसीन कराया जाए और एमएसपी को कानूनी अमलजामा पहना करके पंजाब के भीतर कैप्टन साहब के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़े। या फिर यूँ हो सकता है कि किसानों को इन तीनों कानूनों के जरिए ही, इन कानूनों को बिना रद्द किए ही समझाने का प्रयास किया जाए। दोनों स्थिति ही दोस्तों राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये बात अलग है कि कौन सा समीकरण बनता है, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा, अंदरूनी तौर पर भी दोस्तों और बाहरी तौर पर भी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी का काम वहाँ पर कैप्टन साहब की एंट्री ने दे ही दिया है। आप सभी जानते भी हैं कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर या फिर यूँ कहूँ कि जहाँ पर सेना से जुड़ा मुद्दा आता है वहाँ पर कैप्टन साहब हमेशा से केंद्र सरकार के पाले में खड़े हुए नजर आए। तो ऐसे में उनकी अमित शाह और मोदी से जो नज़दीकियाँ है वो उनको एक मलाईदार पोर्टफोलियो दिला सकती है। इसके साथ ही वो अपने अपमान का भी अपने निराले अंदाज में बदला ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भीतर में एक परंपरा है कि जो नेता 70 और 75 साल के बीच में होता है
उसको कहीं ना कहीं बड़ा मंत्री पद ना देने की एक पार्टी के भीतर परंपरा सी चल पड़ी है। लेकिन ऐसे में किस तरीके से कैप्टन साहब को कन्विंस किया जाएगा, किस तरीके से उनको समझाया जाएगा, क्योंकि यदि एक तरीके से पद दिया जाता है तो ये पार्टी के रूल के खिलाफ होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना रूल है। लेकिन राजनीति में रूल किसी भी वक्त बदला जा सकता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम दोस्तों किसी के लिए नुकसानदेह हो या ना हो, लेकिन पंजाब की जनता के लिए और इसके साथ साथ पंजाब की जो कांग्रेस है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टी 2022 में यदि सामान्य तरीके से चुनाव लड़ती तो उसकी सीटें बढ़ सकती थी, या फिर यूँ कहूँ कि वो सरकार बना सकती थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, अपने ही बेगाने हो रहे हैं, उससे ये भी लगने लगा है कि क्या पंजाब के भीतर सत्ता में वापसी हो पाएगी, क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस का चेहरा बिहार के भीतर बन पाएंगे। ये सब बातें दोस्तों भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भारत के भीतर इस तरह का सियासी नाटक ना होने पाए। देश की जनता के विकास के लिए राजनीतिक पार्टियां मिल करके ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करें। ईमानदारी शब्द राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भारत की राजनीति में ये शब्द लगातार गौण होता जा रहा है, इसका महत्व लगातार कम होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारत के राजनेता इस शब्द के महत्व को समझे और जनता के त्याग और परिश्रम को समझते हुए उसके हित में कार्य करें। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।